बैंक प्रमोशन एग्जाम 2026 सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्लास है, इसमें डिस्कस करेंगे केवाईसी से। फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं केवाईसी से। ये जो है इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए जो सब स्टाफ से क्लर्क में एपियर होंगे आगे आने वाले वर्ष 2026 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केवाईसी से शुरू करते हैं। केवाईसी ये टर्म आप बैंक में है तो हमेशा सुनते होंगे, देखते होंगे, क्या है कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। तो सबसे पहले जानिए कि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है 12 से 15 मार्क का। तो सबसे पहले हम सीखते हैं केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लिखिए, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। आप कॉपी पे इसको लिख सकते हैं, अपने तरीका से कॉपी बनाइए, डायरी बनाइए, तभी आप सक्सेस होंगे। हम तो इसका जो क्लास कराएंगे उसका हैंड रिटेन पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। चलिए, ये थी जानकारी केवाईसी की। अब केवाईसी का फुल फॉर्म जान लिए, तो केवाईसी होता क्यों है, तो होता क्यों है इसकी चर्चा आगे होगी। सबसे पहले हम इसका बताते हैं कि इसका गाइडलाइंस जारी कौन करता है। लिखिए, केवाईसी गाइडलाइंस इश्यू बाय आरबीआई। देखिए, केवाईसी जो है आरबीआई के द्वारा इसका गाइडलाइंस इश्यू किया जाता है। और दूसरा जो पॉइंट बनता है इसका, केवाईसी गाइडलाइंस किस एक्ट के अंदर आता है। तो इसका जो गाइडलाइंस इश्यू करता है आरबीआई, इश्यू किस एक्ट के तहत करता है, तो लिखिए बीआर एक्ट। बीआर एक्ट आगे हम आने वाले क्लास में पढ़ाएंगे। सिंपल अभी लिखिए, बीआर एक्ट के सेक्शन 35A। बीआर एक्ट के सेक्शन 35A में जो है केवाईसी गाइडलाइंस इश्यू होता है। अब केवाईसी का मतलब क्या होता है, ये चीज की चर्चा कर लेते हैं। ये क्यों किया जाता है, इसमें देखिए बहुत सारे टर्म है। तो सबसे पहला लिखिए पीएमएलए। पीएमएलए केवाईसी का में जो सेक्शन 35A बीआर एक्ट है, उसमें एक्ट का मतलब होता है पीएमएलए। पीएमएलए इसका फुल फॉर्म लिखिए, ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, आपका बस सिंपल टर्म से क्वेश्चन बनता है। पीएमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। अभी तक में हम क्या पढ़ाए, केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर। केवाईसी का गाइडलाइंस कौन इश्यू करता है, तो आरबीआई। केवाईसी गाइडलाइंस किस सेक्शन के अंदर का इश्यू होता है, विच सेक्शन, तो सेक्शन 35A बीआर एक्ट के 35A। उसके बाद मीनिंग ऑफ पीएमएलए जाने। पीएमएलए क्या होता है, पीएमएलए होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब आगे चलते हैं, आगे की चर्चा किया जाए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी गाइडलाइंस, क्या ऐसा रहा होगा कि केवाईसी लाया गया होगा, या केवाईसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी गाइडलाइंस, तो इसमें देखिए दो ऑब्जेक्टिव है, एक है AML और दूसरा है CFT। ये दो चीज के लिए गाइडलाइंस इश्यू करता है केवाईसी। AML क्या होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। लिखिए AML डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि AML का फुल फॉर्म क्या होता है, या ये लिख देगा कि AML में L स्टैंड्स फॉर। तो AML लिखिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। आगे बताते हैं ऑब्जेक्टिव। CFT कंबाटिंग द फेसिंग ऑफ टेररिज्म। कंबाटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। अब देखिए, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये क्यों किया ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी। देखिए जैसे कि
मनी लॉन्ड्रिंग होता है, बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग होता है, फाइनेंशियल टेररिज्म में अकाउंट का एक्टिविटीज होता है, उसी को जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी लाया गया। उसी में दो टर्म है, एएमएल और सीएफटी। एक होता है एएमएल का फुल फॉर्म एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सीएफटी होता है कम्बाटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये चीज हो गया। डायरेक्ट आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फुल फॉर्म पे, बस इस टर्म्स दो टर्म है, इसमें फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन बनता है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से की एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी, की एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी, कितना की एलिमेंट्स है। 2023 के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से यही लिख दिया था की एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी, कि केवाईसी के कितने की एलिमेंट्स है, तो लिखिए 4 की एलिमेंट्स, 4 की एलिमेंट्स, 4 की एलिमेंट्स जो केवाईसी के की एलिमेंट्स है वो 4 है। अब इसमें कौन कौन सा है, तो हम चारों का नाम लिखते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको लिखना होगा, सुन के तो लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम लिखते रहे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 4 को की एलिमेंट्स जो है, एक होता है सीआईपी, एक होता है सीडीडी, एक होता है रिस्क मैनेजमेंट, एक होता है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब सीआईपी क्या होता है, सीआईपी होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर। केवाईसी के 4 की एलिमेंट है, सीआईपी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर। इसके बाद दूसरा होता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, सीडीडी। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जो 4 की एलिमेंट है, 4 स्तंभ बोल ले, 4 पिलर बोल ले, या 4 की एलिमेंट्स जो है वो केवाईसी के हैं। यही 4 के एलिमेंट्स, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा केवाईसी पे, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो। अब चलिए नेक्स्ट जो है इसकी चर्चा कर लेते हैं। आज ये फर्स्ट क्लास है, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लिखने में, आगे से हो सकता है तो पीपीटी जनरेट करके उसके बाद वहां से ये सब चीज लिखा रहेगा, सिर्फ टिक लगा के हम बता दे आज ये लिख रहे हैं, लेकिन यही अच्छा होता है कि लिख के बताएं। अब चलिए खाता जो खोलते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट कौन सा लगता है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो लिखिए डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग अकाउंट ओपन करने के लिए कितने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। तो लिखिए 3 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट चाहिए इंडिविजुअल का अकाउंट खोलने के लिए। एक तो हो गया कॉपी ओबीडी, दूसरा हो गया रिसेंट फोटोग्राफ, और तीसरा क्या हो गया, या तो पेन ले लीजिए, नहीं तो फॉर्म 60। यही 3 चीज की आवश्यकता होती है अकाउंट खोलने के लिए। इंडिविजुअल की हम बात कर लेते हैं, आगे जो है नॉन इंडिविजुअल में उसका भी हम चर्चा यहाँ करेंगे। डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग अकाउंट 3 इंडिविजुअल की चर्चा की। ओबीडी का फुल फॉर्म, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ओबीडी का फुल फॉर्म। तो ओबीडी का फुल फॉर्म होता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। पैन कार्ड का फुल फॉर्म पूछ देगा डायरेक्ट, तो हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ये 3 चीज की आवश्यकता होती है आपका अकाउंट खोलने के लिए। अब चलिए ओबीडी की चर्चा, ओबीडी आया खाता खोलने में, ओबीडी आया तो ओबीडी होता कितना प्रकार का है, क्या है नहीं है, वो सब चर्चा कर लेते हैं। ओबीडी अभी बताए, इसका फुल फॉर्म होता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ये कितने प्रकार का होता है, 6 टाइप्स का ओबीडी होता है। अभी तक जो ओबीडी है वो 6 प्रकार का ओबीडी है। पहला है पासपोर्ट, लिखा जाए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल, आधार कार्ड जिसे प्रोवाइड कराता है यूआईडीआई, वोटर आईडी, लेटर बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर,
जिसको मनरेगा कार्ड बोला, सॉरी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से लेटर इशू करवा ले वो भी ओबीडी माना जाएगा। और मनरेगा कार्ड, ये 6 प्रकार के ओबीडी है। मनरेगा का फुल फॉर्म लिखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। एक चीज स्टार लगा के लिख लीजिएगा, पेन। पेन के बारे में लिख लीजिएगा कि पेन कार्ड जो है ओबीडी में नहीं आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन दे देगा पेन कार्ड का, तो पेन कार्ड जो है ओबीडी के अंदर नहीं आता है। पेन कार्ड जो है टैक्स प्रूफ के रूप में लिया जाता है। पेन कार्ड ओबीडी नहीं है, इसको टैक्स प्रूफ के रूप में लिया जाता है। तो अभी बताएं, ओबीडी का फुल फॉर्म होता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओबीडी। ओबीडी के 6 प्रकार हैं। ई पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, लेटर इश्यूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और मनरेगा कार्ड। पेन कार्ड जो है ओबीडी नहीं है, नॉट ए ओबीडी। ओबीडी के बारे में जाने, अब चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो नेक्स्ट ले जाते हैं केवाईसी जो है, केवाईसी टू बी डन अगेन। केवाईसी टू बी डन अगेन। अब देखते हैं, इसके आगे चर्चा करेंगे रिस्क क्लासिफिकेशन की। तो हाई रिस्क 3 कैटेगरी में अकाउंट को बांटा गया है। एक होता है हाई रिस्क, दूसरा होता है मीडियम रिस्क, तीसरा होता है लो रिस्क। हाई रिस्क का जो है केवाईसी 2 साल के अंदर करना होता है, 2 साल में एक बार। मीडियम रिस्क का होता है 8 साल में एक बार, और लो रिस्क का होता है 10 साल में एक बार। ये हो गया केवाईसी टू बी डन अगेन। केवाईसी दोबारा से करना होगा यदि हाई रिस्क अकाउंट है या कस्टमर है तो 2 साल में, मीडियम रिस्क अकाउंट या कस्टमर है तो 8 साल में, लो रिस्क कस्टमर है तो 10 साल में। हाई रिस्क कस्टमर 2 ईयर्स, मीडियम रिस्क कस्टमर 8 ईयर्स, लो रिस्क कस्टमर जो है 10 ईयर्स में केवाईसी करना होता है। ये हो गया केवाईसी जो का फ्रीक्वेंसी की केवाईसी, यदि हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क कस्टमर हो तो कब किया जाएगा। अब कुछ जो है हम फुल फॉर्म की चर्चा करते हैं। फुल फॉर्म ओटीपी, साथ के साथ आप इसको याद करते जाइए, क्योंकि यदि फुल फॉर्म में आपका एक भी स्किप हुआ क्वेश्चन तो रिजल्ट में समस्या आ सकती है। जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, नहीं सिलेक्शन हुआ। वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। एक पिन होता है, पिन का होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दूसरा लिखिए ओटीएस, ओटीएस वन टाइम पासवर्ड, ओ सॉरी ओटीएस है तो वन टाइम सेटलमेंट। ये एनपीए वाला अकाउंट, वहां एनपीए जब पढ़ाएंगे तो वहां भी इसका चर्चा होगा। अब बीएसबीडीए, बहुत सुनते होंगे बीएसबीडीए अकाउंट, तो इसका फुल फॉर्म लिखिए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। एक लिखिए सीआरआर, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए इसका होगा क्या, इतना बार ये सब टर्म यूज करेंगे फुल फॉर्म का, आपको पूरा क्लास यदि कीजिएगा तो 100% फुल फॉर्म याद हो जाएगा और रिजल्ट होगा ही होगा। इसका हम 100% गारंटी लेते हैं कि आपका रिजल्ट होगा ही होगा, क्योंकि एग्जाम जो है अब पहले जैसा नहीं रहा। बैंक प्रमोशन में सब स्टाफ से क्लर्क का जो एग्जाम है वो सबसे कठिन माना जाता है। कैसे, आप किसी भी जो एग्जाम पास किए होंगे आपके साथी, उससे आप पूछ सकते हैं। पहले का जो एग्जाम था वो सिंपल था, अब नए पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका चर्चा तो हम
करेंगे। चलिए अब लिख लेते हैं कि केवाईसी और किसका होगा, कैसे होगा इसका। तो एक स्टार लगा के लिखिए केवाईसी और सीडीडी। अभी बताए थे सीडीडी क्या होता है। सीडीडी होता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस टू बी डन। किसका होगा, तो लिखिए एन इंडिविजुअल पर्सन और एंटिटी दैट मेंटेन एन अकाउंट विथ द बैंक। किसका होगा, केवाईसी जो है उसका होगा जो बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करेगा उसका केवाईसी होगा, या वो इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल और पर्सन, इंडिविजुअल जो होता है वो पर्सन ही होता है, इंडिविजुअल और पर्सन और एंटिटी जो हमारे साथ अकाउंट मेंटेन करेगा उसका केवाईसी किया जाएगा। एक होता है इसी में वॉक इन कस्टमर, वॉक इन कस्टमर, वॉक इन कस्टमर। क्वेश्चन पूछाता है व्हाट इज वॉक इन कस्टमर। वॉक इन कस्टमर क्या होता है, जैसे कोई डीडी बनाने है, वो कैश में डीडी बनाएगा लेकिन हमारे पास उसका अकाउंट नहीं है, तो क्या करेंगे, डीडी बनाएंगे। जनरली नहीं बनाते हैं लेकिन बनाना होगा तो बनाएंगे। इस टाइप का कस्टमर जो होता है वो वॉकिंग कस्टमर होता है, जिसका डायरेक्ट हमारे साथ कोई अकाउंट रिलेशन नहीं होता है, नो अकाउंट रिलेशन विथ अस, वर्क इन कस्टमर, नो अकाउंट विथ अस। ठीक है, अब इसमें जो है कितना तक का अगर ट्रांजेक्शन करेगा तो इसका केवाईसी की आवश्यकता होती है। लिख दीजिए ग्रेटर इक्वल देन 50,000, 50,000 या उससे ऊपर का ट्रांजेक्शन करता है वर्किंग कस्टमर तो इसकी केवाईसी की आवश्यकता पड़ेगी और हमें केवाईसी लेना है। वर्किंग कस्टमर से एक क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इन, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा वर्किंग कस्टमर क्या होता है, व्हाट इज वर्किंग कस्टमर। दूसरा हो जाएगा कि व्हेन केवाईसी रिक्वायर्ड, तो यदि 50,000 या उससे ऊपर का ट्रांजेक्शन करता है तो वर्किंग कस्टमर का केवाईसी लेना अति आवश्यक है। अब एसएचजी के केस में किसका लेना है केवाईसी, एसएचजी। जब वहां पढ़ाएंगे एसएचजी तो उसमें पूरा बताएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा हम सबका रिव्यू दे रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पढ़ना। तो एसएचजी का फुल फॉर्म लिखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें जो है केवाईसी किसका लेना है, तो इसमें अकाउंट जब एसएचजी का खुलेगा अकाउंट तो इसमें जो है केवाईसी जो है ऑफिस बेयरर, ऑफिस बेयरर का केवाईसी लेना है, नॉट टू ऑल मेंबर। सभी मेंबर का लेना है तो ले सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये जो है एसएचजी का अकाउंट सेल्फ हेल्प ग्रुप का जब अकाउंट खुलेगा तो केवाईसी ऑफिस बेयरर का केवाईसी लिया जाता है। अभी आप ले सकते हैं, सभी मेंबर का भी ले सकते हैं, जनरली ऑफिस बेयरर का केवाईसी किया जाता है एसएचजी के केस में। अब चर्चा करते हैं लो रिस्क, अब हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, ये सब अकाउंट तो बताए केवाईसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क में। अब ये अकाउंट कैसा होता है, कौन सा अकाउंट को हम लो रिस्क कहेंगे, कौन सा अकाउंट को हाई रिस्क कहेंगे। तो लो रिस्क जो है वो होता है सैलरी वाला अकाउंट, जो हमारे साथ सैलरी एम्प्लॉयड का अकाउंट हो रहा है, सैलरी अकाउंट, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट जो है वो लो रिस्क हो गया। स्मॉल अकाउंट, स्मॉल अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट, स्मॉल अकाउंट और बीएसबीडी अकाउंट अलग अलग अकाउंट है, इसको याद रखिएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट हो गया, ये सब अकाउंट जो है लो रिस्क में आता है। अब चलते हैं हाई रिस्क की ओर। हाई रिस्क, हाई रिस्क, हाई रिस्क नाम ही है हाई रिस्क। इसका केवाईसी कितना बताए थे, अभी देख लीजिए 2 साल बताए हुए थे। हाई रिस्क का जो केवाईसी फ्रीक्वेंसी होता है 2 साल बताए हुए हैं, 2 साल में एक बार करना। तो ये एनआरआई अकाउंट, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन का अकाउंट जो होता है वो नॉन कस्टमर अकाउंट, ये हो गया नॉन रेसिडेंट कस्टमर अकाउंट, ये हाई रिस्क में आएगा। और एच एन आई, एच एन आई
इसका अकाउंट हो गया, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए HNI का, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ट्रस्ट का अकाउंट हो गया, ट्रस्ट का अकाउंट हो गया, NGO का अकाउंट हो गया, क्लब का अकाउंट हो गया, सोसाइटी का अकाउंट हो गया, सोसाइटी का अकाउंट हो गया, PEP, PEP का अकाउंट हो गया, इन्वेस्टर ऑफ अदर कंट्री, इन्वेस्टर ऑफ अदर कंट्री, ये जो हो गया। हाई रिस्क में कौन से अकाउंट आएंगे, नॉन रेसिडेंशियल कस्टमर का अकाउंट हो गया, HNI का अकाउंट हो गया। HNI का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ट्रस्ट का अकाउंट हो गया, NGO का अकाउंट हो गया, क्लब का अकाउंट हो गया, सोसाइटी का अकाउंट हो गया, PEP का अकाउंट हो गया, इन्वेस्टर ऑफ अदर कंट्रीज। एक टर्म आया PEP, PEP ये क्या होता है, इतना याद रखिए, इसका सिर्फ फुल फॉर्म आप याद रखिए, काम बन जाएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। PEP इसका फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन, इतना याद रखिएगा, काम हो जाएगा, ज्यादा चीज नहीं रटना है, वही चीज हम बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जिससे क्वेश्चन आएगा, फालतू का कोई चीज नहीं। पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन, ये हो गया। अब एक टर्म सुने होंगे अभी जस्ट पहले, NGO, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिखिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये दो टर्म का फुल फॉर्म लिखिए। PEP पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है। PEP पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन, फुल फॉर्म में पूछा हुआ है, PEP E एक्सटेंड फॉर। NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हाई रिस्क हो गया, लो रिस्क हो गया, अब चलते हैं मीडियम रिस्क अकाउंट कौन से हैं। मीडियम रिस्क, मीडियम रिस्क अकाउंट, मीडियम रिस्क अकाउंट लिखिए, पार्टनरशिप का अकाउंट, पार्टनरशिप का अकाउंट हो गया, लिमिटेड कंपनी का अकाउंट हो गया, इसके बाद HUF का अकाउंट हो गया, इसके बाद प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट हो गया। ये सब जो है मीडियम रिस्क अकाउंट में आता है। मीडियम रिस्क अकाउंट कौन सा हो गया, पार्टनरशिप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, विच आर द फ्लोइंग मीडियम रिस्क अकाउंट, इसमें एक ऑप्शन इसका दे देगा और 4-5 ऑप्शन उस सबका, 3-4 ऑप्शन उस सबका दे देगा। तो मीडियम रिस्क अकाउंट में पार्टनरशिप का अकाउंट, लिमिटेड कंपनीज है उसका अकाउंट, HUF का अकाउंट और प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट। एक टर्म यहाँ आया HUF, तो इसका फुल फॉर्म लिखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। डायरेक्ट पूछा जाएगा, आगे जब HUF पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज सब बताएंगे, लेकिन अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आगे जो वीडियो आएगी तो उसमें जो होगा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हो गया HUF, हिंदू अनडिवाइडेड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। मेरा क्लास जो होगा 30 से 35 दिन का होगा, बहुत से बहुत 40 क्लास रहेगा और जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। 30, 35 या मैक्सिमम 40, जबरदस्त तैयारी होगा। और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश जो है इसका तैयारी, जो जिनका इंग्लिश कमजोर है, जिनको इंग्लिश नहीं आता छोड़ दें, इसको नहीं करना है, इस पे दिमाग ही नहीं लगाना है, इस पे जाना ही नहीं। सिर्फ आप बैंकिंग, जनरल बैंकिंग पे ध्यान दीजिए और अपने बैंक के प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमको कॉल करके पूछे इंग्लिश का सेक्शनल मार्क, ऐसा कोई बात नहीं है, इंग्लिश का कोई मार्क नहीं होता है। आप कहाँ से मार्क ला रहे हैं, 77 से 80 के बीच में कट ऑफ जाएगा, इसके बीच में आप कहाँ से ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। आपके पास 88 मार्क जो है, 88 मार्क का इधर से रहेगा जनरल बैंकिंग या आपके बैंक का जो प्रोडक्ट है वहां से रहेगा, 12 मार्क का इंग्लिश रहेगा, इसमें आप 2-3 मार्क आराम से ला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट की चर्चा कर लेते हैं। अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट की चर्चा किया जाए
तो ये क्या होता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट? तो ये होता है वो अकाउंट जो 10 साल से ऑपरेशन जिस अकाउंट में नहीं हो रहा है, मोर देन 10 ईयर्स, नो ऑपरेशन ऑफ अकाउंट फॉर 10 ईयर्स, नो ऑपरेशन। 2 साल में तो डोरमेंट हो जाता है, 2 साल में डोरमेंट हो जाता है, और फर्दर 10 साल तक अगर अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है। अगर एफडी ओवर ड्यू है 10 साल से ऊपर तो भी वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है। इसका जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो बैलेंस है वो डीप में ट्रांसफर हो जाता है। डीप का फुल फॉर्म पूछा जाए, अनक्लेम्ड डिपॉजिट पूछेगा डायरेक्ट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट का जो मनी है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, तो वो डीप में चला जाता है। डीप, इसका फुल फॉर्म लिखिए, डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड। डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड। अनक्लेम्ड डिपॉजिट कब तक, नो कोई ऑपरेशन खाता में नहीं हो रहा है, 10 साल तक कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हो जाता है। इसका जो पैसा है वो कहाँ जाता है, डीप में चला जाता है। डीप का फुल फॉर्म क्या होता है, डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड। अब जो है डीप जो इंटरेस्ट पे करता है वो 3% का इंटरेस्ट पे करता है सिंपल रेट से। जो डीप में जो भी पैसा जाता है उस पे इंटरेस्ट देता है, वो कितना का देता है, 3% सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। ये चीज हो गया अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अनक्लेम्ड डिपॉजिट की चर्चा करें तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट कब होता है, जब अकाउंट में कोई भी कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होता है 10 साल तक, तब जाके वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पैसा जो है डीप में चला जाता है। डीप का जो फुल फॉर्म है वो है डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड। इस पे जो डीप इंटरेस्ट पे करती है वो 3% का सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे करती है। एक टर्म है मिसिंग पर्सन, ये भी खूब क्वेश्चन में पूछा जाता है, मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन, मिसिंग पर्सन क्या होता है, तो आदमी गुम हो जाता है तो इसमें 7 साल 7 ईयर्स तक मिसिंग है तो उसको डाइड मान लिया जाता है, मृत्यु के रूप में मान लिया जाता है। अब ये क्यों माना जाता है, क्योंकि बैंक में नॉमिनेशन का फैसिलिटी है। इस केस के लिए एक कंसेप्ट बनाया गया था कि यदि कोई पर्सन 7 साल के लिए मिसिंग है तो उसको डाइड मान लिया जाता है। ये एक टर्म है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिसिंग पर्सन कितने साल के लिए, तो याद रखिएगा 7 साल के लिए वो मिसिंग पर्सन के रूप में गिना जाता है। आज इस वीडियो में हम केवाईसी के टर्म की चर्चा की। अब देखिए कोई सोच रहे होंगे कि बहुत अंदर जाने की आवश्यकता है नहीं। सब स्टाफ से क्लर्क में जो है क्वेश्चन सिंपल से थोड़ा सा ऊपर मीडियम क्लास में पूछा जाता है, मीडियम में रहता है क्वेश्चन, और डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन रहता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब तैयारी कैसे करें, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, और ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे जो है आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज। ये मेरा फर्स्ट क्लास था, ये डेमो क्लास है। इसके बाद यूट्यूब पे जो है हम क्लास, यूट्यूब पे चलेगा क्लास, लेकिन ये क्लास नहीं चलेगा। इस पे हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, स्टेप्स करेंगे, और सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट हम अपने ऐप के माध्यम से करवाएंगे। ऐप रनिंग में है, अभी प्ले स्टोर पे आया नहीं है, 2-3 दिन तक बोला है टेक्निकल टीम सपोर्ट जो आ जाएगा, तो जब आएगा तब हम व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम जानकारी दे देंगे। देख लीजिए, जिसका भी इंग्लिश कमजोर है, बार बार कर रहे हैं, इंग्लिश जिसका कमजोर है वो बिल्कुल भी इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे, आप जनरल बैंकिंग और अपने बैंक के प्रोडक्ट पे ध्यान दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की कड़ी को जोड़ेंगे और शानदार तरीका से हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।